हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन सेकेंड पेपर और टॉपिक है आपका बौद्ध युग में शिक्षा पार्ट 3 में। आज हम जानेंगे बौद्ध युग के शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड के विषय में और अनुशासन डिसिप्लिन के विषय में। इससे पहले के चैप्टर क्लासेस में मैंने आपको क्या क्या बताया था। इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको उद्देश्य, शैक्षिक संरचना, बौद्ध शिक्षा के नियम, सिद्धांत, इन चीजों के विषय में अवगत कराया था। और आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम की। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम किस स्तर में बटा था? वो भी 2 स्तर में इसी तरह बटा हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। ये प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है और सेकंड है उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। जैसा कि वैदिक काल में भी था और बौद्ध काल में भी इस तरह का स्वरूप देखने को मिला कि जो शिक्षा थी वो कैसी थी, धर्म प्रधान थी। धर्म प्रधान थी मीन्स धार्मिक शिक्षा को अत्यधिक मान्यता दी गई थी। याद हो आपको, प्रीवियस क्लास में मैंने उद्देश्य में बताया भी था आपको इसके विषय में। तो वैदिक काल की शिक्षा की बात करें या बौद्ध काल की शिक्षा, दोनों की शिक्षा कैसी थी, धर्म प्रधान थी। अतः दोनों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को महत्व ज्यादा दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पठन, पाठन, गणित, लेखन, कृषि, चिकित्सा आदि विषयों का समावेश किया गया था। इसे लौकिक पाठ्यक्रम के भी नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को जो है पठन पाठन और साथ ही साथ कृषि, चिकित्सा आदि विषयों की भी जो है समावेश किया जाए, ताकि बालक आगे की ओर जो है व्यावसायिक रुचि या व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित करके उनका विकास किया जा सके। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा के अंतर्गत धर्म, जैसा कि मैंने बताया, धर्म जो था वो वैदिक काल में भी महत्वपूर्ण था और इसमें भी धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, संगीत, योग और इतिहास, इन विषयों का समावेश किया गया था। साथ ही साथ नीति शास्त्र, सैन्य विज्ञान, सैन्य शिक्षा इत्यादि विषयों का भी समावेश किया गया था, ताकि बालक हर तरह से जो है वह परफेक्ट हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड में फर्स्ट बात करते हैं व्याख्यान विधि की। व्याख्यान मीन्स लेक्चर मेथड। आपको याद हो, वैदिक काल में भी मैंने आपको व्याख्यान विधि के विषय में बताया था। व्याख्यान विधि का प्रयोग धर्म, दर्शन इत्यादि के महत्वपूर्ण प्रकरण के लिए यूज किया जाता था। इस व्याख्यान का मीन्स होता है लेक्चर देना। जो भिक्षु होते थे, जो कि शिक्षा देते थे या प्रदान करते थे, वो व्याख्यान विधि का प्रयोग धर्म, दर्शन आदि के लिए किया करते थे। प्रश्नोत्तर मीन्स प्रश्न और उत्तर विधि। अब प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है? प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत जो है शिक्षण के जो प्रकरण होते थे या जो भी प्रकरण गुरु या भिक्षु समझाते थे, उनका उत्तर पाने के लिए जो भिक्षु प्रश्न करते थे और वो उनका उत्तर दिया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं अनुकरण विधि की। अनुकरण मीन्स होता है होता नहीं से इंग्लिश में इमिटेशन भी कहते हैं, इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मेथड क्या होता है? अनुकरण करना या फॉलो करना। मीन्स जैसा गुरु ने किया या भिक्षु ने किया वैसा ही शिष्य जो है उसका अनुकरण किया करते थे। जैसे कि पठन पाठन है, गुरु ने पढ़ा और उसी को छात्रों ने क्या किया, दोहराया, जिसे हम अनुकरण विधि के नाम से जानते हैं। ओके, और ये बहुत ही स्वाभाविक एवं सरल विधि है। इसका प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया जाता था और स्पेशली प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं भ्रमण विधि की। भ्रमण विधि, इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि भ्रमण क्या होता है। अब इसका प्रयोग शिक्षा में किस तरह से किया जाता था, ये शिक्षण विधि किस तरह से है, जरा इस पे ध्यान दीजिए, इसको समझिए। भ्रमण विधि, बौद्ध शिक्षा में भ्रमण, पर्यटन आदि का विशेष महत्व था, इसीलिए भ्रमण विधि के माध्यम से शिक्षा भी प्रदान की जाती थी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ताजमहल के विषय में बताऊंगी तो आपको शायद उतना समझ में नहीं आएगा, किंतु अगर मैं आपको वहां पर ले जाके उसके विषय में बताऊं, दिखाऊं, तो आपको शायद मुझे कम बताने की जरूरत पड़ेगी और आप समझेंगे ज्यादा, क्योंकि आप उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो ये विधि कैसी कहलाती है? भ्रमण विधि। मीन्स जा करके उस स्थान का अवलोकन करना, वहां पर जाना, वहां पर सीखना, इसे हम भ्रमण विधि के नाम से जानते हैं। बौद्ध काल में ही चीनी यात्री आया था हेन स्वांग, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद। उसने भी क्या किया था? भ्रमण विधि के द्वारा ही पूरे भारत का अवलोकन किया था और उस एक प्रसिद्ध पुस्तक के में इसके विषय में बताया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि यानी सेल्फ स्टडी मेथड। सेल्फ स्टडी मेथड क्या होता है? स्वयं पढ़ना। अध्याय मीन्स खुद पढ़ना या स्वयं पढ़ना, जिसे हम सेल्फ स्टडी मेथड कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में स्वाध्याय विधि को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान था। इस विधि के द्वारा जो भिक्षुगण थे वो चिंतन, मनन आदि के द्वारा योग का अभ्यास करते थे और साथ ही साथ हस्तलिखित पुस्तकों के द्वारा जो है यह विधि उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी, क्योंकि उस समय क्या चलता था? हस्तलिखित यानी हाथों से लिखित पुस्तकें होती थी और उनको पढ़ने के लिए स्वाध्याय विधि यानी सेल्फ स्टडी मेथड का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं हम अनुशासन की। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसा था? वैदिक काल में कैसा था? वैदिक काल में भी दमनात्मक था, कठोर अनुशासन था। उसी तरह से बौद्ध काल में भी कैसा अनुशासन हुआ करता था? कठोर अनुशासन हुआ करता था। याद हो आपको मैंने बताया था शरणत्रयी यानी जो 3 नियम और साथ ही साथ 10 नियम भी थे जिनका कठोरता से पालन करना पड़ता था। साथ ही जो भी भिक्षु छात्र होते थे उन्हें सादा जीवन, उच्च विचार के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सिर मुंडवा कर रखना पड़ता था, पीले वस्त्र धारण करने पड़ते थे। इस तरह से बहुत ही जो है कठोर अनुशासन हुआ करता था, दमनात्मक होता था। हालांकि इसमें दंड का निषेध था, जैसा वैदिक काल में भी था, दंड नहीं दिया जाता था, किंतु अनुशासन कैसा था? दमनात्मक था और कठोर था। साथ ही साथ ध्यान और योग के द्वारा भी गुरु और शिष्य दोनों अपना खुद का आत्मनिरीक्षण भी किया करते थे और आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही जो है वो अपने आप का निरीक्षण करने पर या अपने आप को सही नहीं पाने पर खुद भी दंड के भागी होते थे या अपने आप को खुद ही पनिश करते थे। ओके, तो इस तरह से बौद्ध युग में क्या था? कठोर व दमनात्मक अनुशासन था, जैसा कि वैदिक काल में भी देखने को हमें मिलता था। ओके, अब इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का लास्ट पार्ट बताऊंगी, जिसमें कि आपके कुछ ही स्टेप्स रह गए हैं, कुछ ही टॉपिक रह गए हैं, उसको मैं लास्ट क्लास में फिनिश कर दूंगी। आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।